एक नारा इन दिनों कांग्रेस की जुबान पर तैर रही है और वो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और इसी दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा तंज कसा है। राजस्थान के बीकानेर में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की इसी दुकान को लूट वाली दुकान बताया और बाजार को झूठा करार दिया। प्रधानमंत्री ने आखिर ऐसा क्यों कहा वो हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के खेमे में कैसे खलबली मच गई। लेकिन इतिहास के पन्ने को पलटे तो 1971 की याद आती है, जब इंदिरा गांधी ने चुनाव में एक नारा दिया था, वो था गरीबी हटाओ देश बचाओ। और इस नारे ने लोगों के दिलों पर ऐसा राज किया कि इंदिरा गांधी देश के ऊपर राज करने लगी। वक्त के साथ साथ कांग्रेस ने अपने नारे बदले, लेकिन ऐसी कामयाबी नहीं मिली। चौकीदार चोर है जैसे नारे कांग्रेस के लिए बैकफायर कर गए और इस बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले नारे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच है। कर्नाटक में इसका फायदा मिला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये दूसरे राज्यों में भी सत्ता के शिखर पर कांग्रेस को पहुंचा सकती है? क्या 2024 में कांग्रेस का ये नारा चमकेगा या फिर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की जिस दुकान की चर्चा की है उसी का बोलबाला रहेगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का एक ही मतलब है, लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जिसे कांग्रेस मोहब्बत की दुकान कहती है, उसे पीएम ने लूट की दुकान बता दिया, झूठ की दुकान करार दिया। जिस दुकान के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना बाजार सजाना चाहती है, उसी पर तीखा हमला पीएम मोदी ने किया। कांग्रेस का एक ही मतलब है, लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। राजस्थान के बीकानेर की रैली में पीएम मोदी ने समझाया कि आखिर कांग्रेस के बारे में वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था, इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने करीब 25,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री को ये बात चुभ गई कि आखिर उनकी दुकान के बारे में पीएम ने झूठ की दुकान क्यों कहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की डायरी जो तैयार की थी, उसके सारे पन्ने पलट दिए। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद, अपराध से लेकर तुष्टीकरण, एक एक शब्द सरेआम पढ़ डाले। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में जिस राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप पर होना चाहिए था, वो सबसे धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। अब राजस्थान को परिवारवाद नहीं, अब राजस्थान को विकासवाद चाहिए। साथियों, राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है। भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण। हालत यह है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्थान उसमें नंबर 1 आता है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी चाहती है इस बार राज्य में उसकी सरकार बने, ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उसे फायदा हो सके। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। झूठ और भ्रष्टाचार की दुकान कौन है, ये सबसे ज्यादा देश की जनता जानती है। खुद ही नरेंद्र मोदी जी झूठ और भ्रष्टाचार की बाजार है। अब ये बात छुपी नहीं है।
सामान्य से सामान्य आदमी इस बात को जानता है। मोहब्बत की दुकान वाला कार्ड कांग्रेस के लिए अब तक कारगर रहा है। कांग्रेस का दावा है कि ये लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान सजाई, वो कांग्रेस की जुबान पर बैठ गई है। बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं, हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। राजनीति में कई बार शब्द इतने बड़े हो जाते हैं कि वो चुनावी मुद्दा बन जाते हैं। इस बार चुनावी हवा में दुकान की चर्चा तेज है, लिहाजा जब से कांग्रेस ने कहना शुरू किया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाई है, तब से बीजेपी इस दुकान के मायने अपने तरीके से बता रही है। अब सवाल उठता है कि राजस्थान की जनता को आखिर क्या पसंद आता है। बीकानेर से जयकिशन के साथ आज तक ब्यूरो। तो जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं आज के मेहमानों से। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित राज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। और सबसे पहले उदित जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये लूट की दुकान है और बाजार झूठ का है। इससे आपको क्या लगता है, जो सजा रहे थे, जो सजावट था, उस सजावट में कमी आई है या चार चांद लगे? देखिए अर्पिता जी, प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलते हैं जो शोभा नहीं देता। अरे लूट की दुकान के सरदार तो प्रधानमंत्री जी हैं। 5 दिन 6 दिन पहले कहा कि ये मोदी का वादा है, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल भेजेंगे, और नाम लेकर के एनसीपी का बोला। और उसमें से चारों भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, छगन भुजबल, अजीत पवार, तटकरे, ये सब को प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बना लिया, अपने पास ले लिया। अच्छा, झूठ की बात जहां तक है, 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आए, इससे बड़ा कोई झूठ है? 2 करोड़ रोजगार मिले लोगों को, 100 स्मार्ट सिटी बनी, विदेश से काला धन आया, या किसानों की इनकम डब हुई। तो प्रधानमंत्री जी झूठों के भी सरदार हैं, लूट के सरदार हैं। और ये जो खुद करते हैं दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। बता दे इसका जवाब अगर है तो। ठीक है, इस पर मैं, ठीक है उदित जी, मैं इस पर जवाब लूंगी। आपने जो सवाल पूछा उसको प्रेम शुक्ला जी से, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी। लेकिन सर, यहाँ सिर्फ बीजेपी नहीं, सिर्फ विपक्ष नहीं, यहाँ पायलट साहब को कैसे भूलिएगा। वो कह रहे हैं कि हम बार बार वसुंधरा सरकार में जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार के आरोप रहे, गहलोत जी से समस्या कहने गए, कार्रवाई करने की बात हुई, अनशन तक पर वो बैठ गए, सुन ही नहीं रहे गहलोत जी। तो भी तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ? बीजेपी का ही तो हुआ। किसी भी हालत में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी ही भ्रष्ट और लुटेरों के सरदार हैं। वो भी तो बीजेपी के ही हैं। ठीक, और सर जो कार्रवाई ना करे उससे क्या कहें? तो बीजेपी का ही भ्रष्टाचार पर अगर कोई कार्रवाई ना करे कोई मुख्यमंत्री, तो उसे क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, जब बड़ा भ्रष्टाचार है और जिससे देश खोखला हो गया, वो हमारी प्रायोरिटी है। अब जेपीसी की मांग करी गई अडानी के लूट में, तो क्यों नहीं जेपीसी बैठने देते? राफेल वाले मामले में क्यों नहीं जेपीसी बैठने देते? अगर ये सोचते हैं कि साफ सुथरे हैं और ईमानदार है तो जेपीसी से जांच होने दें, क्यों नहीं होने देते? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बड़े घोटाले हैं जिसका जिक्र आपने किया, वसुंधरा राजे पर जो आरोप लगे हैं वो सब बहुत छोटे मामले हैं, उस पर जांच की उतनी आवश्यकता नहीं है, उस पर कार्रवाई की उतनी आवश्यकता बहुत छोटा है। और अडानी ने जितना लूटा है। अच्छा, यानी आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं अभी से ही कि उनका सब बहुत छोटा छुप जाएगा? मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। हाँ। क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। सवाल इस बात का है
कि जब खुद ही उप मुख्यमंत्री थे तो जांच का आदेश तो दे सकते थे। सवाल इस बात का है कि देखिए, लेसर इविल और बिगर इविल में दोनों में सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा। अब जो SBI लूट ले गया और LIC का पैसा ये तो लगा बता दीजिए दिया, सर, जो सीएम होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, राज्य या देश? देखिए, वो भी होता है, वो भी किया जाएगा। अच्छा। अब उसकी भी जांच होगी। सर 5 साल हो इसके मतलब ये मान के बैठे हैं कि चुनाव सामने है, कब होगा ये बता दीजिए मुझे। देखिए, ऐसा है, वो सबका जांच सबका चल रही है। अच्छा। अब वो शेखावत जी का क्या हुआ, हजारों करोड़ के उसमें घोटाले में लगे हुए हैं, तो शेखावत जी का भी जांच करना चाहिए था। ठीक है सर, दूसरे पर उंगली उठा के हम खुद साफ पाक नहीं हो जाते हैं, ये भी एक बात है। चलिए, आपने जो सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछा, मैं उस पर जरा जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी वो बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर बार आप कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे 15 लाख खाते में आ जाएंगे, वो आरोप लगाते हैं कहां है जनता के पास पैसे। वो ये कहते हैं कि आप एक लंबी लिस्ट है, नारायण राणे से लगा लीजिए, शुभेंदु अधिकारी से लगा लीजिए, और अभी हाल फिलहाल जो एनसीपी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि जिन पर आरोप होता है वो बीजेपी में चले जाते हैं और वो किसी अलग डिटर्जेंट पाउडर से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, सब दाग खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? भ्रष्टाचार पर चोट करनी तो शुरुआत अपनी ही पार्टी से क्यों नहीं? क्यों सारे भ्रष्टाचारियों को अगर आप अपनी पार्टी में लाते हैं तो वो मैसेजिंग आप गलत करते हैं? देखिए, यहाँ तो कहते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर है हमारे पास, इनके पास ऐसा कौन सा कूड़ेदान है कि जब तक इनके यहाँ कोई व्यक्ति, नारायण राणे पर कौन सा FIR था, क्यों इन्होंने जांच नहीं की? जब आरोप लगाया गया तो इन्होंने कहना चाहिए था कि नारायण राणे अभियुक्त, इनको निकाल दो। हिमंता बिस्वा शर्मा पर क्यों नहीं इन्होंने कोई कार्रवाई की? अजीत पवार को इन्होंने उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? इसका भी इनको उत्तर देने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जनता को क्या मिला, साहब 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पहली बार जनता के खाते में गए हैं। 1947 से लेकर 2014 तक 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, फूटी कौड़ी जनता के खाते में नहीं डाले गए। उदित राज जी, इस सत्य को भी आप जानते हैं। आप जो है राजस्थान में पिछली बार चुनाव लड़ने गए थे तो आपने कहा था किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो जाएगी। 19,000 से अधिक किसानों की जमीन कर्ज के कारण राजस्थान की सरकार ने जब्त कर लिया। तो अगर आपने किसानों के कर्ज माफ कर दिए तो 19,000 से अधिक किसानों की भूमि को सरकार ने जब्त क्यों कर लिया? जल जीवन मिशन का कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। इस देश के 130 जिले ऐसे हैं जिनमें जो है हर घर नल से जल योजना पूरी तरह से हर घर में नल से जल पहुंच गया है, लेकिन राजस्थान में एक भी जिला नहीं है। और उसी राजस्थान में 20,000 करोड़ रुपयों का जल जीवन मिशन का घोटाला होता है। तो इसको क्या पुरस्कृत करने जैसी बात है क्या कि आप जो है सबसे स्लो गति, सबसे मंथर गति से आप जल जीवन मिशन को लागू करें और उसमें भी आप 20,000 करोड़ का घोटाला कर दें। 17 बार पेपर लीक आपके यहाँ होते, एक दो बार नहीं, 17 बार पेपर लीक होते हैं। माइनिंग घोटाला आपके यहाँ होता है। जिन अडानी को लेकर आप इतने चिंतित हैं, हालांकि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच कराई है, विशेष कमेटी बनाई और उससे जांच कराई है, लेकिन वो 65,000 करोड़ रुपयों का निवेश राजस्थान में करते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत उनके लिए लाल गलीचा बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री जिनके लिए लाल गलीचा बिछाते हो उनको ही आपके नेता जो हैं भ्रष्टाचारी कहते हो, तो आपके जो अशोक गहलोत हैं वो क्या भ्रष्टाचारियों के लिए लाल गलीचा बिछाते हैं? इसका भी कृपा करके आपको उत्तर देने की आवश्यकता है। सबसे अधिक बलात्कार के मामले राजस्थान में होते हैं। वही कर रहे हैं, दूसरों की कमियां गिना दीजिए तो खुद की कमियां दूर नहीं होती हैं सर। बहुत जैसे अजीत पवार का उदाहरण आपने दिया कि वो क्यों उस समय उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। आप उनको अपने साथ लाते हैं सर, सुनिए तो उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप नजीर पेश क्यों नहीं करते कि कोई भी भ्रष्टाचारी उस पर एक आरोप भी लगा होगा उसको हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे? हम किसी भी भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता को नहीं लेंगे, तो उनका नेता ही सजा याफ्ता है। राहुल गांधी गालीबाजी के अपराध में सजा याफ्ता है। शिबू सोरेन सजा याफ्ता होने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बना दिए गए अपने पीए के मर्डर के बाद।
इनके गठबंधन के अलाई हैं जो लालू प्रसाद यादव, वो 4 मामलों में भ्रष्टाचार में, यानी वो करेंगे तो आप भी करेंगे। 20 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार वो करेंगे तो आप भी करेंगे। ये कैरेक्टर हो गया है, ये चरित्र हो गया राजनीतिक पार्टियों का। एक FIR दिखा दीजिए ना, एक दिखाइए ना सजा याफ्ता। अरे सर, नहीं अर्पिता जी, आप तो बड़ी पत्रकार हैं, कृपा करके एक सजा याफ्ता दिखा दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में लिया हो या गठबंधन में लिया हो। एक सजा याफ्ता दिखा दीजिए। मैं 3 सजा याफ्ताओं का नाम आपको बता चुका। 3 सजा याफ्ता, लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन आपके सामने है और राहुल गांधी स्वयं सजा याफ्ता हैं। ये 3 सजा याफ्ताओं का मैं आपके सामने, और कन्विक्शन के बाद व्यक्ति को जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता तो उसको आप जो है राजनीति करने के लिए अपने दल में महत्व कैसे दे रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हो जाता है जब कोई दूसरी पार्टी में हो, आप लोग उनको डंके की चोट पे भ्रष्टाचारी बोलते हैं। नारायण राणे केस देख लीजिए, हेमंता का देख लीजिए, 300 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप रहा नारायण राणे पर। हेमंता विश्व शर्मा का आप उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। कौन सी केस है मुझे बताइए ना, कौन सी केस है? मुझे केस बताइए, मैं कन्विक्शन बता रहा हूं, आप केस बता दीजिए। मैं कन्विक्शन बता रहा हूं आपको, और अदालतों द्वारा कन्विक्ट किया गया। फिर तो जिनके क्या केस है? ठीक है सर, उनपे नारायण राणे पे क्या केस है, हेमंता विश्व शर्मा पे क्या केस है? ठीक, तो जो उनके भी नेता हैं, तो जब तक वो सजा याफ्ता ना हो जाए तब तक आप आरोप मत लगाइए। आप तो नहीं चुपते हैं ना सर। कन्विक्टेड है ना, आरोप लगाना हमारा अधिकार है। हाँ। आरोप लगाना हमारा अधिकार है, जांच कराना एजेंसियों का दायित्व है। हाँ। लेकिन सजा देना अदालतों का काम है। ठीक है, अदालतें सजा देंगी ना, और जिनको अदालतों ने सजा दे दी है उनको ये आदरणीय नेता कह रहे, राहुल गांधी को निकाले पार्टी से, निकाले उदित राज जी की हिम्मत, राहुल गांधी को निकाले, हिम्मत है उदित राज जी कर ले। एक सजा याफ्ता का नाम बता रहा हूं मैं। ठीक, उदित राज। देखिए, इतना झूठ बोलते हैं गुरु जी, इनके झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलेंगे। अरे छगन भुजबल सजा याफ्ता है, जेल काट करके आए हैं, अभी आपने उनको मंत्री बना दिया है। जवाब इसका कोई आपका? और हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप आपने लगाया था, चेक कर लीजिए। मुकुल राय के ऊपर आरोप आपने लगाया था। नारायण राणे ने आपने, देखिए बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल अर्पिता जी मैं बीच में बोलता नहीं, बोला नहीं, हस्तक्षेप नहीं, ऐसी चर्चा नहीं खराब कीजिए। मैं सब सुना, आपको भी अपना पॉइंट रखने का मौका दीजिए। अरे बिल्कुल मैं नहीं बोला, बीच में सब बोलते रहे आप। तो अब देखिए, हस्तक्षेप करेंगे तो फिर बहस खत्म होगी। तो एक बात है कि प्रेम शुक्ला जी, आप ये बताओ, जिसके ऊपर आरोप लगाओ आप, वो इसी को आप ले लो। हम तो आरोप भी नहीं ले, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, सबके ऊपर आपने आरोप लगाया, सबको ले लिया आपने। और छगन भुजबल तो जेल से आए हैं, आप कह रहे सजा याफ्ता। एक बात, दूसरी बात अर्पिता जी, G2 स्पेक्ट्रम में बाद में कुछ निकला नहीं, ए राजा कनिमोजी को हमारी सरकार ने जेल भेजा था। एक उदाहरण 9 साल में बता दें इन्होंने किया हो? ये कर ही नहीं सकते अपने लोग, ये केवल विपक्ष के ऊपर। और उसके अलावा ये जो कह रहे हैं अडानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर के बारे में जांच कर ले। ये नहीं कि जो मॉरिशस में सेल कंपनियां हैं, जो अडानी वहां चला रहा है, बेनामी चला रहा है, उसकी जांच नहीं, उसकी जांच वो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, उसमें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ही कॉम्पिटेंट है, सेबी कॉम्पिटेंट है ही नहीं। क्यों नहीं आप बैठने देते आप जेपीसी? आप ये बताइए नहीं इसके बारे में। आपको ईडी और सीबीआई पे भरोसा है क्या? सारा का सारा जैसे आपके गुरुजी, ईडी और सीबीआई पे भरोसा है आपको? गुरुजी अभी वो जांच के लिए कह देंगे, आप कहेंगे हम आपकी ईडी आपकी सीबीआई बोलते हैं, वही आप बोलते हैं। अरे सामने अभी बोल दिया कि सजा याफ्ता। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? आवाज आ रही है ना? जिनको आपने आरोपित किया वही सब आपके पार्टी के अंदर आ गए हैं, सारे के सारे वही आ गए हैं, एक बाहर बचने न पाए। ठीक है उदित जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ अर्पिता जी। हाँ, मैं एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं। आपने कहा ईडी और सीबीआई जांच कर ले, तो ईडी और सीबीआई पर भरोसा है क्या आपको? जांच होगी भी तो आप कहेंगे लीजिए ये तो इन्हीं के ईडी सीबीआई है, फर्जी जांच चल रही है। करे
अरे करें तो एक बार नहीं, हम तो जेपीसी से मांग कर रहे हैं। हाँ। नहीं, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई से भी नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा सर, मुझे उसका इतिहास बता दीजिए, उसका इतिहास बता दीजिए सर, जिसकी डिमांड आप कर रहे हैं। खैर चलिए, चर्चा हमारी डिटेल हो जाएगी। एक्शन हुआ है, ठीक है, चलिए। कई जेपीसी से देखिए, जेपीसी में कई एक्शन हुआ, लैंड एक्विजिशन हुआ, कई मामले। ठीक है सर, मैं चर्चा क्योंकि डिटेल हो जाएगी, अब जेपीसी और अडानी के मुद्दे पर चली जाएगी। फिर से एक बार छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगी, आप क्योंकि वो बड़े सवाल ज्यादातर ये उठा रहे हैं। ठीक सर, समझ गए। प्रेम शुक्ला जी वो एक बड़ा सवाल उठा रहे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ है, अभी तक चर्चा में शामिल नहीं कर पाई। छोटे से सवाल के उत्तर के बाद मैं और सबका रुख करूंगी। मुझे आप ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जितने दिन सरकार रही, आप पहले भी भ्रष्टाचार की बात कहते रहे, बीच में भी भ्रष्टाचार की बात करते रहे, चुनाव सर पर होते तो भी आप भ्रष्टाचार की बात करते, कार्रवाई कितने ऊपर कर दी आपने? और फिर सजा याफ्ता की ही बात कीजिएगा, आरोप की बात मत कर दीजिएगा, सिर्फ जांच की बात मत कर दीजिएगा। हाँ, मैं सजा क्योंकि जांच को तो कहते हैं आप परेशान कर रहे हैं उन्हें, ईडी और सीबीआई से डरा रहे हैं आप उन्हें। हाँ नहीं, देखिए उनको तत्काल कोर्ट रिलीफ देता है। इस देश में जो है न्याय तंत्र है। सजा याफ्ता इन्होंने छगन भुजबल का, छगन भुजबल कभी सजा याफ्ता नहीं रहे, तो ये झूठ कैसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। एक झूठ ये सामने है। दूसरी चीज, ये नारायण राणे का इन्होंने जेल नहीं काट के आए हैं, जेल काट के आए हैं। राणे पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कुडाल में थे, फिर देखो बीच में बोलने लगे। ठीक है। श्रीधर नाइक, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की श्रीवर्धन में हत्या हो गई। उस हत्याकांड में नारायण राणे अभियुक्त थे और कांग्रेस ने नारायण राणे को पार्टी में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में नारायण राणे आए हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन जब वो कांग्रेस ने मंत्री बनाया तब वो श्रीधर नाइक मर्डर केस में एक्यूज थे, और जब उनको शिवसेना ने मुख्यमंत्री बनाया था तब वो श्रीधर नाइक मर्डर केस के एक्यूज थे। तो ये लोग कैसे जो है अभियुक्तों को, हत्याकांड के अभियुक्त को जो है ये बनाते हैं मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उनको क्लीन चिट मिलती है तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेती, ये अंतर है। और सजा याफ्ता में शिबू सोरेन का मैंने उदाहरण दिया कि मर्डर केस में कन्विक्ट होने के बाद उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंत्री बना लिया। समझ गए सर, यहाँ पे रिपीटिशन में हो रहा है। आप बता चुके हैं कि उनके कितने नेता जिन पर ये आरोप लगे, मैं समझ गई, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपकी सरकार आने के बाद कितने लोगों पर आप तो आरोप लगाते रहे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस भ्रष्टाचार, अभी प्रधानमंत्री ने भी देखिए कह दिया कि लूट की दुकान है, झूठ का बाजार है। कहाँ कितना लूट हुआ, डालिए ना उनको जेल में। कितने विधायक, कितने नेता, कितने चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष के नेता हो, कितने जेल में गए हैं सर, बताइए जरा। जी गए ना, पी चिदम्बरम जेल गए ना, उनका परिवार जेल में गया, ये सबके सामने है। वित्त मंत्री जो सबसे नंबर 2 हुआ करते थे वो जेल में गए। सोनिया गांधी बेल पर हैं, राहुल गांधी बेल पर हैं, राहुल गांधी सजा याफ्ता हो चुके हैं। मोतीलाल वोरा बेचारे जो हैं बेल पर रहते हुए स्वर्गीय हो गए। ऑस्कर फर्नांडिस बेल पर रहते हुए स्वर्गीय हो गए। शशि थरूर बेल पर हैं। तो इनके तमाम लोग, अब बेल की जो सुविधा हमारे संवैधानिक प्रणाली ने दी है वो हम कैसे छीन लेंगे? तो जो लोग बेल में हैं वो बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में उसी का जिक्र किया कि लालू जी के पास तो लोग इसीलिए गए थे कि जो जेल का अनुभव है। जल्दी मैं रिएक्शन तीन और मेहमानों से भी ले लेती हूँ। सर आपके साथ शुरुआत करती हूँ, राजकुमार भाटी। नहीं, आपने शुरुआत की अपनी डिबेट की नारे से कि नारा दिया, पहले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इस बात मोहम्मद की दुकान का नारा है। तो अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार को एक नारे में बदल दिया है। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करके उसका लाभ, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, कार्रवाई बिल्कुल करना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार से मुक्त करने का मोदी जी का कोई इरादा नहीं है, कोई उनके पास सिस्टम नहीं है, वो केवल उनका भाषण है। और मोदी जी के भाषण आजकल इतने खोखले होते हैं कि लोग उन पर हंस सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में यही भाषण दे रहे थे। एनसीपी देश की सबसे नंबर करप्ट पार्टी है, नंबर 1 करप्ट पार्टी है। छत्तीसगढ़ में गए तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। जिस पार्टी के खिलाफ उन्हें बोलना होता है वो पार्टी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए देश को सिस्टम क्या बनाया है? आपने कोई योजना बनाई है? जब मोदी जी सत्ता में आए थे, सबसे पहला भाषण उनका 2014 का अगर आप याद करें अर्पिता जी, उन्होंने कहा था कि चुनावी चंदा सारे राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ है। और हम भी मानते हैं कि सही बात है, चुनावी चंदा उसकी जड़ है, उसमें पारदर्शिता लेकर आएंगे। लेकिन कैसी पारदर्शिता लेकर आए? एक ऐसा सिस्टम ले आए इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें न देने वाली पार्टी का नाम पता होता है, न लेने वाली पार्टी का नाम पता होता है। तो भ्रष्टाचार को तो आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं।
और फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछे, मैं उसे दोहराना ठीक नहीं है, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों को आप पानी पी पी के कोस रहे हैं, 2 दिन पहले आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं अजीत पवार चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, उन्हें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला रहे हैं। यह कौन सी आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? आप केवल नारा देना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। इस देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि जो मोदी जी बोलते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। चाहे काले धन का मसला हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त करने का हो, जो भी आपने नारे दिए और जो भी आपने भाषण दिए, आपका आचरण उसके विपरीत है। ठीक, आनंद दुबे आपका भी रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। इन सारे सवाल जो आपकी तरफ इशारे कर रहे हैं उन पर जवाब दीजिएगा। आनंद जी। अर्पिता आर्या जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए विडंबना देखिए कि 9 साल कार्यकाल को हो गए, न भारतीय जनता पार्टी और न भारत के प्रधानमंत्री जी के पास कोई उल्लेख करने के लिए काम नहीं है कि हमने देश में काम किया, बल्कि उन्होंने एक नया नारा लगाया, चाहे भोपाल हो चाहे बीकानेर हो, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार इस देश में हो गया है, जिसमें से 70,000 करोड़ स्पेशल एनसीपी के नेताओं ने नाम लेकर कहा वो उन्होंने किया है। परिवारवाद पर सीधा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी, उनके बेटे वैभव गहलोत परिवारवाद है। तो मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बताइए कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह जी का परिवारवाद आपको नहीं दिखाता? जो अजीत पवार जी और छगन भुजबल जी और प्रफुल्ल पटेल जी पर आप आरोप लगाते थे कि ईडी और सीबीआई के केसेस इन पर चल रहे हैं, ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आज वो आपके सरकार में मंत्री बन गए हैं। दरअसल ये मामला ये है कि जब से कर्नाटक में हारे हैं, जब से इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में सजी है, तब से ये बेचैन हो गए हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि तेलंगाना जाना है तो वहां की सरकार को कोसना है, छत्तीसगढ़ जाना है तो वहां की सरकार को कोसना है, राजस्थान जाना है तो वहां की सरकार को कोसना है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस अशोक गहलोत पर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर अशोक गहलोत कल इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, यही नरेंद्र मोदी जी अपने बगल में बिठाकर उनकी तारीफ करेंगे। तो स्पष्ट होता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप जब आपके साथ व्यक्ति होता है तो दूध का धुला होता है, और जैसे ही आपके दूर होता है, विपक्ष में होता है, वो बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा जहर साबित होता है। एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमारे महाराष्ट्र में 7 दिन से ज्यादा हो गए अर्पिता जी, सरकार के मंत्रिमंडल की शपथ हुए, अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। कौन मंत्री पालक मंत्री बनेगा नहीं पता। तो ये राज्य सरकार जो है सत्ता के लिए है क्या? नितिन गडकरी जी सही बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, इससे जनता परेशान है, त्रस्त है, ये बंद होना चाहिए। अब नितिन गडकरी जी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, ये तो हम नहीं कह रहे। तो देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है कि आप किस प्रकार से राज्य के लिए, सत्ता के लिए लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमला प्रस्तुत करते हैं, और अंततः वो सब बेकार निकलता है। ठीक है, जरा एक छोटा सा रिएक्शन विशाल जी से भी ले लूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। इन सारे सवालों पर आप जवाब दीजिएगा विशाल जी, क्योंकि देखिए ये जो स्लोगन है, ये जो कथनी है, ये बहुत असर चुनाव में कई बार आपको लगता है कर जाती हैं, और ये जो कथनी और करनी को लेकर राजनेताओं पर आरोप लगते हैं कि हर बार आप देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, परिवारवाद का मुद्दा हो, ऐलान हो, चुनावी घोषणा पत्र में हो, या वादे हो, या अपने शब्दों के साथ जो नेता कह जाते हैं, आपको लगता है इन सबका फर्क पड़ता है, या फिर सब बातें केवल जुमलों के तौर पर, कथनी के तौर पर कह दीजिए, करनी में इसमें कोई चीजें दिखेंगी नहीं आपको, कुछ होगा नहीं? देखिए अर्पिता जी, फर्क पड़ता है, लेकिन तब जब कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, नीति और नियत में किसी भी प्रकार का खोट ना हो। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर अमृतकाल में जब भारत प्रवेश कर रहा था, तो आजादी 15 अगस्त की तारीख को लाल किले की प्राचीर से क्या घोषणाएं की थी, पंचप्रण लिए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पहला कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और दूसरा परिवारवाद को खिलाफ एक मुहिम, परिवारवाद को समाप्त करने की बात। अब मुझे आप बताइए, कथनी और करनी में क्या अंतर है? कहीं अंतर दिख रहा? यूपीए सरकार की कार्यकाल में मात्र 4,156 करोड़ रुपए छापेमारी में ईडी ने जमा किए थे। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, इन 8 सालों में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। अंतर स्पष्ट है। यही नहीं, केस तो देखिए आप, यूपीए के कार्यकाल में महज 1867 केस थे,
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,555 केस हैं। यही नहीं, यूपीए सरकार के कार्यकाल में केवल 112 छापा मारा गया था। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,974 छापे मारे गए। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बता दीजिए कितने विपक्षी नेता हैं, क्योंकि तो आरोप लगाते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अर्पिता जी, मैं कहता हूं ईडी की छापा हमारे आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ गया? क्यों टारगेट किया जाएगा? सांच को आंच क्या? न्यायपालिका है ना, अगर गलत हो रहा है तो न्यायपालिका जाइए। लेकिन आप तथ्यों को कैसे नकार देंगे? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2019-20 और 2020-21 में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ा है। ये डाटा है ना, ये राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डाटा है ना, एनसीबी का डाटा है कि 2020 के मुकाबले 2021 में 40% भ्रष्टाचार बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डाटा है ना। आप तथ्यों को कैसे नकार देंगे? और जब परिवारवाद की बात होती है तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ये परिवारवाद की बात कहां दिखती है? परिवारवाद का मतलब ये लोग देखते हैं कि नेता का बेटा नेता नहीं, जब स्थापित हो जाता है कि नहीं इसी परिवार का व्यक्ति ही अगला नेता बनेगा, वो परिवारवाद होता है। अध्यापक का बेटा अध्यापक बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, तो क्या परिवारवाद? दीजिए विशाल जी, जब ये राजनेता, एक सेकंड आप, ठीक है, मुझे जरा ये समझाइए, जो चुनावी मंच जब सजता है, रैलियां होती हैं, तमाम नेता जाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी वो जो 15 लाख आने की बात, काले धन की बात, बहुत सारी बात जिसको लेकर वो घेरे भी जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि ऐसी बात उन्होंने कही, ये सिर्फ जुमला है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए मंच पर, रैलियों पर, जहां पर आप ऐसे कोई बात कह दीजिए और बाद में सरकार में आने पर उन पर कोई अमल ना किया जाए? नहीं अर्पिता जी, वही तो मैं कह रहा हूं, जुमला कहां है? जब जिन लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा किया हुआ है, जिन लोगों ने इलीगल तरीके से धन इकट्ठा किया, उनकी संपत्ति अर्जित की जा रही है, अटैच की जा रही है, तो उसमें जुमला क्या है? जुमला लेकिन तब होता है जब 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा जाता है कि हम 30 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 30 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? को लाने की बात हो रही थी, अकाउंट में 15 लाख लाने की बात हो रही थी, 4 लाख लगभग लोगों के आसपास। नहीं तो आप मुझे बताइए, जो लोग धन संपत्ति फ्रॉड तरीके से, इलीगल तरीके से लेकर माइग्रेट किए, आज उनकी संपत्तियां अटैच की जा रही हैं कि नहीं की जा रही? ईडी जो छापे मार रही है, वो छापे क्यों मार रही है? नंबर आपके अकाउंट में आए क्या सर? 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख? सर मेरे तो नहीं आए, आपके आए क्या? क्या अकाउंट में कोई पैसे आए क्या सर? 15 लाख आने वाले? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अभी प्रेम शुक्ला जी बता रहे थे, आप मुझे बताइए 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, मतलब आप मुझे बताइए, और आज तक उसी गरीबी हटने कितने? ठीक है, यानी वही मैं कह रही हूँ ना सर, आप कह रहे हैं देखिए जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आपने ये बात कही, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि हर नेता कई बार ऐसा कुछ कह जाता है जो हकीकत नहीं बन पाता है, ये भी स्वीकारना होगा सर। शायद ये राजनीति में चलती हुई परंपरा है और इस पर सवाल क्या ही उठाएं। ठीक है सर, समझ गए। अर्पिता जी, ठीक है, अर्पिता जी, विशाल जी, आप कह रहे हैं कि ईडी संपत्ति जब्त करती है, काला धन पकड़ती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे हम भी बोल रहे हैं, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलानी चाहिए। लेकिन 70 से ज्यादा नेता हमारे महाराष्ट्र में हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रनिंग केसेस चल रहे हैं। आप जरा इस पर प्रकाश डालेंगे कि वो लोग जेल कब जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के यदि आप साथ हैं तो कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में बैठेंगे, तत्काल प्रभाव से आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। जैसे ही कोर्ट में आप जाएंगे, क्योंकि आपको बेल मिलना है, आप बेल लेके बाहर आ जाएंगे। तो ये जो दोहरी राजनीति आप अभी समझा रहे थे बड़े प्रेम से कि नहीं नहीं भाई वो पकड़ रहे हैं, लोगों को टाइट कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उन सबको, जो उनसे दूर है उनको भी और जो उनके नजदीक है उनको भी, ये कार्रवाई कब करेंगे आदरणीय मोदी जी और कब करेगी भारतीय जनता पार्टी? इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? इसका उत्तर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ कर देता हूं। आप मुझे बताइए, ये मुझे पहले समझाइए, किसी भी चीज का उत्तर प्रश्न पूछ के कैसे दिया जा सकता है? आपकी सरकार थी सर, उत्तर तो उत्तर है, उत्तर को प्रश्न में मत बदलिए। हाँ, मेरा भी एक सवाल है की होगी धन संपत्ति होगा। अर्पिता जी, मेरा एक सवाल है। ठीक, आ रही हूँ उदित जी, आ रही हूँ। सर राजनीतिक विश्लेषक हैं वैसे, वो प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, उनसे पूछिएगा सवाल। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा वकालत तो मिश्रा जी कर रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी के विश्लेषक।
अर्पिता जी, सर जब तथ्यों राजनीतिक पे बात विश्लेषण, होगी, ठीक है, वो तथ्यों मैं पे तो कह रहे हैं, मैं बात तो कर रहे आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक मैं है। तो उदित आपके जी एक सामने सेकंड facts जरा, रख रहा हूँ। ठीक है विशाल जी, जरा उदित जी का भी सवाल ले लेते हैं, साथ ही जवाब दे दीजिएगा। उदित जी जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, अभी उस राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में गजेंद्र सिंह शेखावत अपना सैंपल वॉइस का नहीं दे रहे, ये हालत है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे के साथ जो एमएलए गए थे, 16 एमएलए के ऊपर ईडी का नोटिस और इनकम टैक्स नोटिस का था। जो ये बीजेपी को सरकार ईडी से बनवाते हैं। अच्छा। 16, उसके बाद में अब छगन भुजबल भी गए, तटकरे जी भी गए, प्रफुल्ल पटेल भी गए, अजीत पवार भी गए, और इन्हीं के बारे में मोदी जी ने। तीसरी बात है कि ईडी की रेट्स बढ़े हैं, तो किसके ऊपर बढ़े हैं? विपक्ष के ऊपर बढ़े हैं। ईडी के रेट में डिस्पोजल कितना हुआ है आप जानते हैं? 5% का भी केवल डरवाने का बात छापा मारने की ही नहीं है। आप उसका कंक्लूजन और सजा देने का सबका करीब करीब पेंडिंग कर रखा है। इसलिए पेंडिंग कर रखा है कि ये जुबान न खोले और डेमोक्रेसी को खत्म करे, और काफी हद तक प्रभावित किया है। अरे भाई, वो मुकदमे का जो 5200 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसमें 100-125 मुकदमे के ऊपर बल्कि उससे कम फैसला हुआ, बाकी सब पेंडिंग है। ईडी को इन्होंने बना दिया एक हथियार बना दिया है विपक्ष को डराने का, सत्ता में रहने का। चलिए इसमें जल्दी से जवाब इन्होंने दीजिए। बना लेकिन रखा जी, है। अभी और आप कुछ अपनी नहीं। बात को देखिए। अभी आप कह रहे थे अडानी के मुद्दे पर ईडी और सीबीआई जांच करे, किसकी अब सरकार कह रहे हैं में- आप इसको किसकी डराने का सरकार काम में कर रहे हैं, यानी की आपने एक गई तरफ भरोसा और दूसरी CBI तरफ बिना को भरोसा तोता दोनों बना दिखा रखा दिया। है। ठीक है नहीं, विशाल मैं जी। जीपीसी की बात कर रहा हूँ अर्पिता जी, जेपीसी से होगा। ठीक है। जेपीसी से होगा। नहीं, आपने कहा था ईडी और सीबीआई के लिए भी कि क्या उनकी जांच ईडी सीबीआई से हुई, उसके बाद जेपीसी की मांग तो बहुत पुरानी है सर। अभी आपने कहा जेपीसी से ही होगी उसका। मिश्रा जी, आप उसका जवाब फैसला देंगे। JPC एक मैं भी जोड़ देता हूं थोड़ा सा। आपने बड़ा जोर देकर कहा कि मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। माननीय मोदी जी ने 2014 में ये कहा था कि रुपये की कीमत जब गिरती है, जब सरकार का इखलाक गिरता है, हम आएंगे तो रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, नंबर 1। दूसरे, उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल पर टैक्स ज्यादा लगाते हैं इसलिए दाम बढ़ते हैं, हम आएंगे तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा। तीसरी बात, उन्होंने, चलो काला धन नहीं आया वो बात छोड़िए, उन्होंने ये कहा था काले धन की जो सूची है काले धन वालों की, उसे कांग्रेस सार्वजनिक क्यों नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस के लोग इसमें हैं। मोदी जी ने कहा था मैं उसे सार्वजनिक करूंगा। क्या तीनों वादे उन्होंने पूरे किए? ईमानदारी से जवाब दो। आप दिल पे हाथ रख के, आप इतनी वकालत कर रहे हो, तीनों बातें कही थी या नहीं कही थी, और तीनों में से कोई पूरी हुई? मैं आपके तीनों प्रश्न का उत्तर आपने मुझसे किया है तो मैं आपको देता हूं। नंबर 1, जो आप कह रहे हैं कि उस समय कहा था कि डॉलर और रुपए की मुद्रा को लाकर बराबर कर देंगे मानवर, तब डॉलर की कीमत क्या हुआ करती थी, आज डॉलर की क्या कीमत है, और डॉलर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की कीमत तो लगातार गिरी है डॉलर के मुकाबले। थोड़ा सा अर्थशास्त्र मुझे भी आता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर कीमतें तय होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें थी, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें हैं। 70 साल सरकार थी, इथेनॉल से क्या रुपया आया था, इथेनॉल से एक भी रुपया आया था। आज 70,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से आया कि नहीं आया? जी, इतना झूठ बोलने की हिम्मत कहां से जुटाते हो? सरासर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप झूठी वकालत कर रहे हो। कच्चे तेल के दाम लगातार गिरे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। 1 रुपया की आय हुई थी, आप मुझे बताइए ना। अब जब वर्तमान सरकार में 70,000 करोड़ रुपए की इथेनॉल से आय की जा रही है तो वो आपको नहीं दिख रहा। लेकिन तो उसका कारण है क्योंकि आप सिर्फ आपका काम है मोदी विरोध, भारतीय जनता पार्टी विरोध, तथ्यों पर बात करिए। यही लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। विपक्ष हमेशा सरकार की आलोचना करेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। आप कौन सा लोकतंत्र चाहते हैं? सरकार की आरती उतारें, सरकार की जिंदाबाद करें, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं आप? अरे तो तथ्यों पर बात करिए ना। तथ्यों पर ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं था ये काले धन की सूची सार्वजनिक करूंगा। पहले के कार्यकाल में जब सरकारें थी तो क्यों नहीं ईडी ने छापा मारा था, क्यों नहीं संपत्ति अर्जित की थी? इस आंकड़े को आप कैसे नहीं विशाल जी, सूची तो जारी कर दीजिए। चलिए, आपने अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर, रुपया, पेट्रोल, कच्चा तेल सब गिना दिया, लेकिन वो कह रहे काले धन की सूची लाने में क्या दिक्कत है? जी, काले धन की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की? जो मोदी जी ने कहा था कि मैं सार्वजनिक करूंगा काला धन किस किस का है, स्विस बैंक में किस किस के अकाउंट हैं,
मैं सार्वजनिक करूंगा। इंतजार करिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, वो भी उजागर हो जाएगी। तब मत कहिएगा कि बीजेपी का बचाव करने के लिए। अभी जब ईडी छापा नहीं मारती है तब कहते हैं छापा क्यों मारती है, जब छापा मार देती है तो कहते हैं छापा क्यों मारते हैं। चट भी आपकी, पट भी आपकी। ठीक है सर, मैं एक चीज जल्दी से प्रेम शुक्ला जी को भी, क्योंकि काफी देर से बहुत ही धैर्य के साथ वो सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री ने आज कहा कई मंत्री तो अभी से सरकारी बंगले खाली करने में लग चुके हैं राजस्थान की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। सर कौन कौन खाली कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के पास निश्चित तौर पर सूची होगी, वो तो जारी कर देंगे ना सर। तथ्यों के कोई तर्क देते नहीं है, ना कोई बात रखते हैं, निश्चित जारी हो जाएगी। अभी आप सेल कंपनियां 4 लाख सेल कंपनियां अगर पकड़ी गई तो सूची नहीं आपको लगता है? वो 4 लाख सेल कंपनियों की सूची श्रीमान राजकुमार भाटी जी पढ़ लें, उसमें अखिलेश यादव की भी 2-4 कंपनियां आ जाएंगी। 38,000 रुपए में मुझे बताइए लखनऊ में बंगला बन सकता है क्या? ये जो है समाजवादी पार्टी का बना है, ये बेहिसाबी संपत्ति के मामले में जो विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के व्यक्ति ने, कांग्रेस के हैदरगढ़ से चुनाव के प्रत्याशी ने मुलायम सिंह यादव परिवार के विरुद्ध दायर किया था, और कपिल सिब्बल तो विश्वनाथ चतुर्वेदी के वकील थे। बाद में समझौता हो गया, परमाणु समझौते पे कांग्रेस की तरफ आ गए, और कपिल सिब्बल जो है वो यादव परिवार के वकील हो गए। अब यादव परिवार के 38,000 रुपए में मुझे बताइए ना, 38,000 रुपए में बंगला बन सकता है क्या? अर्पिता जी मुझे बताइए, 38,000 बंगला बना के दिखाइए। मैं 76,000 राजनीतिक दल का तो बन सकता है, लखनऊ में 76,000 राजनीतिक पार्टी के किसी नेता का तो बन सकता है, विधायक का बन सकता है, आम आदमी क्लोजर रिपोर्ट का तो नहीं बन सकता सर। ठीक है, नहीं बन सकता है, ठीक है, आम आदमी का नहीं बन सकता यादव सर। परिवार का दिक्कत फ्रॉड यही कि है, आम आदमी के पास तो घर ही है। नहीं है सर। 36,000, ठीक है। 76,000 मैं एक जल्दी से उदित राज जी से भी, ठीक है सर, एक छोटा सा जल्दी से रिएक्शन उदित राज जी से भी लेना चाहूंगी। उदित जी देखिए, अब जो ये स्लोगन है, क्योंकि इसको बहुत डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी बुना रही थी, मोहब्बत की दुकान, अब इस पर प्रधानमंत्री वार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड रहा है, चौकीदार चोर हो, ऐसे बहुत पुराने बयान जो डैमेज कर गए हैं। आपको लगता है मोदी इस पर जिस तरह झूठ की दुकान बोल रहे हैं, आपको लगता है डैमेज करेगा कांग्रेस पार्टी को, नुकसान हो सकता है इससे कुछ? देखिए अर्पिता जी, वक्त की बात होती है। अगर वक्त सही न हो, वक्त विपरीत हो, तो सही बात भी विरुद्ध हो जाती है। ऐसा दौर चल रहा है। अच्छा। और चूंकि जिस तरह से पाखंडवाद, झूठा राष्ट्रवाद, झूठा आरोप सब चल रहा है, लेकिन कहा भी जाता है ना, सत्य परेशान जरूर करता है लेकिन पराजित नहीं होता, वो सत्य। ठीक है, यानी आप देखिए, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रुद्राज जी ने ये कह दी कि वक्त हर चीज का जवाब दे देता है।